नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री। इसका पहला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात कर ली जाए ज्ञान, नॉलेज, आखिर ज्ञान होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लें कि आप लोग पढ़ते लिखते हैं, सीखते हैं, तो ज्ञान की बात की जाए तो आप जो पता है आपको, जो ज्ञान आप कहते हैं ज्ञान मिल जाए हमें, तो ज्ञान होता क्या आखिर। तो देखिए ज्ञान किसे कहते हैं वो चीज़ समझिएगा बात। लिखा हुआ है यहाँ पर कि मनुष्य को सदैव प्राकृतिक रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रही है। किसी विषय के संदर्भ में प्राप्त जानकारी को ज्ञान कहते हैं। आप लोग समझ लिया है कि ज्ञान किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी विषय के संदर्भ में प्राप्त जानकारी को ज्ञान कहते हैं। मतलब कि आप इस विषय में कितना जानते हैं, जितना जानते हैं वही आपका क्या होता है, ज्ञान या नॉलेज कहलाता है। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान में। सबसे पहले आता है विज्ञान, कि विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान में आपका शब्द जो जुड़ा हुआ है विज्ञान। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास है, क्लास 11 के लिए इसमें। तो देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ आपका विज्ञान को समझते हैं। आप लोगों ने 9th हाई स्कूल में पढ़ी होगी विज्ञान, क्योंकि आप लोग 9th हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं अच्छी तरीके से विज्ञान को। तो लिखा हुआ है कि किसी विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है विज्ञान की, कि किसी विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब आती है कि आप जो रसायन विज्ञान का पाठ आपने स्टार्ट किया है, तो आखिर रसायन विज्ञान होती क्या है, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो समझिएगा बात। रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखी हुई है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत अणुओं तथा परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत अणुओं तथा परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान समझ गए होंगे आप लोग कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत अणुओं तथा परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब जो रसायन विज्ञान की परिभाषा सीख ली है, तो आगे लिखा हुआ है रासायनिक विज्ञान का महत्व क्या है हमारे जीवन पर, वो भी देखिएगा। लिखा हुआ है कि मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रासायनिक विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब क्या, रासायनिक विज्ञान ने अपनी है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। मतलब क्या है कि रसायन विज्ञान का महत्व जो है उससे क्या है, विशेष प्रकार की जो चीज़ बनाई गई है उसने हमारे जीवन में उनका निम्न प्रकार से उपयोग होता है। अब क्या क्या चीज़ें हैं इनका उपयोग होता है, जैसे खाद्य पदार्थों के रूप में, उर्वरक के रूप में रसायन का उपयोग करते हैं, जीवाणुनाशक कीटनाशक के रूप में, स्वास्थ्य रक्षा के रूप में, भवन निर्माण सामग्री के रूप में जो सीमेंट चाहिए होता है वो भी केमिस्ट्री से ही बनता है। मतलब ये रिएक्शंस होती हैं वो भी केमिस्ट्री से बनता है। मतलब क्या है कि जो कोई भी रिएक्शन के द्वारा आपका सीमेंट बनता है, सीमेंट बनाने की विधि होती है। मतलब कुछ भी काम जो होता है इसमें, जैसे सौंदर्य प्रसाधन में ब्लीचिंग पाउडर जो आता है सौंदर्य प्रसाधन में आता है, वो भी आपका केमिस्ट्री से ही होता है इसमें, ईंधन के रूप में। और देखिएगा लिखा हुआ है युद्ध में देखिएगा विशेष प्रकार के क्या हथियार बनाए जाते हैं, कैसे विशेष प्रकार की केमिस्ट्री, बारूद और धोते वगैरह होते हैं, तो सब केमिस्ट्री भाषा का इसमें होता है। प्रदूषण नियंत्रण में कृषि के क्षेत्र में, तो आपने देख लिया है। तो पूछा था केमिस्ट्री का जो है वो महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या आपकी लाइफ में। तो देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, आप लोगों ने सारा पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे बात की जाए, अगर थोड़ा सा आगे भी समझिएगा बात आप लोग। आगे आपके सामने डेफिनेशन आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्य। लिखा हुआ है कि द्रव्य क्या होता है। ठीक है, द्रव्य क्या होता है तो समझिएगा द्रव्य क्या होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान कहती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य किसे कहते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान रहती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जगह घेरती हैं, जिनमें वजन होता है, उसे द्रव्य कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, जल, वायु, सोना इत्यादि। ठीक है, जैसे द्रव्य कहलाती हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं किताबें, आपके पास में किताबें भी द्रव्य हैं जो जगह भी घेरती हैं और जिनमें वजन भी होता है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, वजन, जैसे वजन होता है। अब आगे बात किया कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं। ठीक है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो द्रव्य की देखिएगा कितनी अवस्थाएं होती हैं वो भी सीखिएगा। एक अवस्था होती है ठोस, एक होती है द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फार्मिक आनिक कंडेंसेट। आपने अभी तक सिर्फ 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी क्लास 9th में, कि ये ठोस, द्रव, गैस, लेकिन 3 और होती हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। ठोस क्या होता है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जैसे ठोस जो होता है उसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। और द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब समझिएगा कि द्रव है, द्रव का आकार, जैसे पानी है, पानी की आपने एक बोतल ले ली। ठीक है, 1 लीटर पानी आपने एक बोतल में ले लिया। आपने बोतल में किया तो देखिएगा इस प्रकार से आपने जो बोतल ली, यहाँ पर समझिएगा बात। आपने मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक बोतल से ले ली है। ठीक है, इसमें पानी आ गया। या आपने एक भगोना ले लिया है, आपने पानी की मात्रा 1 लीटर ही रखी है। ठीक है, लेकिन देखिए आकार चेंज हो गया, इसमें पानी ऊपर तक गया, इसमें पानी यहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि देखिएगा यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य है कि जब का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। 1 लीटर इसमें था तो यहाँ पर भी आपका 1 लीटर ही रहा, लेकिन क्या है यहाँ पर सिर्फ आपका आकार
चेंज हो गया, आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें देखिएगा गैस की, तो गैस क्या होता है कि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ना तो गैस का कोई आकार होता है, ना कोई इसका आयतन होता है निश्चित। ठीक है, सब अनिश्चित होते हैं। देखिए मान लीजिए आपने एक कमरा है, गैस का कैसे पता करेंगे, या एक कमरा है, इस कमरे में आपने क्या किया, अगरबत्ती सुलगा दी। ठीक है, अगरबत्तियाँ लगा दी, सुलगा दी, तो इसकी जो सुगंध होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। मतलब क्या है कि जो गैस होते हैं इसके जो अणु होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, पता है। या मान लीजिए आप घर से मतलब गली से बाहर निकल रहे हैं, किसी घर में खाना बन रहा है, तो आप देखिए या मान लीजिए कुकर में जब खाना बनता है तो सीटी की आवाज़ जो आती है, खाने की खुशबू आती है उसमें। ठीक है, आपको पता होगा। तो वो खुशबू क्या होती है, वायुमंडल में फैल जाती है हवा के द्वारा। तो ये क्या होता है, गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। इसका मतलब समझिए क्या बात है यहाँ पर आप लोग, कि गैस का आकार एवं आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित ही होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है, और आयतन आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, सही से समझिएगा बात आप लोग यहाँ पर। और गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर आधारित आप लोगों को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा आगे आपको व्यवस्था दी गई यहाँ पर, चौथी अवस्था दी गई है आपकी प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है आपको सीखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। उच्च ताप पर द्रव्य के जो परमाणु होते हैं वो आयनित अवस्था में होते हैं, अतः प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। अच्छी लाइन है यहाँ पर कि प्लाज्मा अवस्था कैसी होती है, ये विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, फ्लोरेसेंस ट्यूब पर तथा नियान बल्ब में द्रव्य की प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है। किसमें, नियान बल्ब में, और क्या है फ्लोरेसेंट ट्यूब, इनमें क्या होती है, द्रव्य की प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको ध्यान कीजिएगा आप लोग। आगे देखिए अगली लिखी हुई है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है, ये भी एक द्रव्य की अवस्था है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग से कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। मतलब क्या है कि इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, तो है सामान्य वायु जो होती है उसके घनत्व के 1,00,000वें भाग से कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था होती है, इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। आगे लिखा हुआ है अवस्था, ये द्रव्य की अवस्थाएं 6 है यहाँ पर। एक लिखी फॉर्मियानिक कंडेंसेट, ये क्या होती है, इस अवस्था की पहचान नाभिकीय संलयन विक्रिया से हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, अब देखिएगा एक बात और समझिएगा बात, ये जो क्वेश्चन बनते हैं यार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस इसका रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, सारे एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती है। लिखा हुआ है फॉर्मियानिक कंडेंसेट जो होता है, तो इस अवस्था की पहचान नाभिकीय संलयन विक्रिया से हुई है। ठीक है, अब आगे देखिएगा हम बात करें, आगे आ गया है आपका मिश्रण क्या होता है, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण किसे कहते हैं, ये मिश्रण की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही काम में आने वाली ये चीज़ें हैं। मिश्रण क्या होता है कि लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहे का बुरादा बालू, मतलब क्या है कि आप दो चीज़ें हैं, मिश्रण का मिलाना। आपने मान लीजिए एक टब है, ठीक है, इसमें मान लीजिए आपकी चीनी रखी हुई है, ठीक है, और एक इसमें मान लीजिए बालू रखी हुई है। आपने क्या कर दिया, चीनी बालू को मिला दिया, तो एक जो मिश्रण बन गया है वो चीनी बालू का, तो क्या हो जाएगा, आप इकट्ठा कर दिया उसे कहते हैं मिश्रण बन जाता है, चीनी बालू का मिश्रण बन गया। आपका देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि लोहे का बुरादा बालू, जैसे दो टब रखे हुए हैं, एक बीकर में आपका जैसे मान लीजिए कि लोहे का बुरादा रखा हुआ है और एक बीकर में आपका मान लीजिए बालू रखा हुआ है। इनको जब आप मिला देंगे तो ये मिल जाएगा, एक में लोहे का ये मिश्रण बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मिश्रण की डेफिनेशन क्या है, कि जब दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला दें, ये निश्चित नहीं है कि 1 किलो ये हो तो 1 किलो बालू ही हो, 2 किलो का मिश्रण बने, ये निश्चित नहीं है। ये 5 किलो हो सकती है, 1 किलो हो सकती है, कितना भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात हो सकता है, कितना भी वजन हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मिलना चाहिए। जब पदार्थ मिलता है तो क्या बनता है, मिश्रण बन जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे देखिए दिया गया है यौगिक, कि यौगिक क्या होता है, इसको समझिएगा बात। यौगिक के लिए क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों को द्रव्यमानानुसार या भारानुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाने से एक जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मिश्रण यौगिक में अंतर क्या है, कि जो मिश्रण होता है इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। जैसे अगर हमने 10 किलो चीनी को अगर 8 किलो बालू में मिला दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निश्चित अनुपात नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। या हम 10 किलो चीनी को 2 किलो बालू में भी मिला सकते हैं, मिश्रण तो तैयार हो जाएगा हमारा। लेकिन यौगिक क्या होता है, यौगिक समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना है। यौगिक को आपको कह रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों को
तत्व दो या दो से अधिक तत्व हो यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे था पदार्थ को द्रव्यमानानुसार या भारानुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया H2O। जैसे यहाँ पर H2O की अगर बात कर लें हम, तो यहाँ पर दो अणु हाइड्रोजन का लिया गया है, ठीक है, H और एक अणु लिया गया है ऑक्सीजन का, उसको क्रिया कराया गया है, तो आपका क्या बन गया, H2O बन गया। ये तो है ना, ये तो बना है आपका। तो देखिएगा क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर इसमें होते हैं तत्व, वो भी एक निश्चित अनुपात में ले जाते हैं तब यौगिक बनता है, ठीक है। और इसमें क्या था, उसमें पदार्थ होते थे। एक अगला दिया गया CO2 NH3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, ठीक है। इतना ये हो गया। अब देखिए आगे देखिएगा, मेन पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है नोट का, कि ऑक्सीजन भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है, जबकि एल्यूमिनियम भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अब समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर समझिएगा बाद, अगर आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाए कि भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। और जबकि ये क्या, एल्यूमिनियम भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इस पॉइंट को भी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, चाहे आप चाहे नोट्स भी बना सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है मूल राशियाँ। क्लास 9th में पढ़ी होंगी आप लोगों ने कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, पढ़ा होगा। तो आपको ध्यान होगा कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। कि मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। आपकी मूल राशियाँ कितनी है, 7 हैं। कौन कौन सी, ये लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये कितनी है आपकी, ये कितनी लिखी हुई है, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 सभी लिखी हुई हैं। तो ये आपकी मूल राशियाँ कितनी, कोई क्वेश्चन आता है मान लीजिए कि मूल राशियाँ कितनी है, तो कितनी है, 7 हैं। याद कर लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल मात्रक की डेफिनेशन है कि मूल राशियों के वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों में नहीं बदले जा सकते मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं कि वो मात्रक होते हैं जिन्हें किसी मात्रक में बदल नहीं सकते, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, समय का क्या होता है, सेकेंड, ताप का क्या होता है, केल्विन होता है, वैद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ये हमारे कितने मूल मात्रक हो गए हैं, ठीक है, ये हमारी है मूल राशियाँ हो गई, ठीक। अब देखिए आगे कहा गया इनके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक, इनके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। 2 कैसे होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है व्युत्पन्न मात्रक। आपने मूल मात्रक पढ़ लिया है, ठीक है, आपने एक मूल मात्रक के बाद क्या पढ़ा है, पूरक मात्रक भी पढ़ लिए हैं। 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब है व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न, समझिएगा बात, मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त, मूल मात्रकों की सहायता से मूल मात्रकों पर उपयुक्त घात लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मतलब क्या है कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक की सहायता से ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और कैसे आते हैं, वो मूल मात्रक जो होते हैं उन पर घात लगाकर आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मतलब क्या है, जैसे लिखा हुआ है आयतन का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान। देखिए समझिएगा सूत्र कैसे निकाले जाते हैं, आपको पता है सूत्र निकाले कैसे जाते हैं, वो भी सीख लीजिएगा। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है आयतन, आयतन का मात्रक, पहले आयतन का सूत्र क्या होता है पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन, ठीक है। अब देखिए लंबाई का मात्रक भी होता है हमारा मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। जब मीटर की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने लिखा हुआ है घनत्व, बराबर लिखा हुआ है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है सूत्र इसका। अब देखिएगा बात, अब घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम केजी, और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो हो जाएगा केजी अपान मीटर क्यूब, मतलब क्या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला लिखा हुआ है वेग का व्युत्पन्न मात्रक, वेग, वेग लिखा हुआ है। अब देखिएगा क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, वही वेग होता है हमारा। त्वरण लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ लिया है मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या होता है, वो भी सीखिएगा आप लोग। देखिएगा जो मूल मात्रक होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मूल राशियों पर निर्भर होते हैं। पता है, आपको बताया था अभी मैंने कि मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता, पॉइंट पढ़ चुके हैं, जबकि इन्हें अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है,
यह अन्य मात्रकों का निर्माण करते हैं, जबकि यह स्वयं मूल मात्रकों पर निर्भर है। ये जो मूल मात्रक होते हैं जो दूसरे मात्रकों का निर्माण कर देते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक मतलब व्युत्पन्न मतलब इनसे ही उत्पत्ति होती है, मूल मात्रकों से ही इन पर उत्पत्ति होती है। ये लंबाई का मात्रक मीटर और जो है घनत्व का मतलब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका सामने लिखा हुआ है। अब देखिए आगे हम आगे बात करें तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि मानक किलोग्राम, मानक किलोग्राम क्या होता है बताइएगा। लिखा हुआ है कार्बन 12 मतलब C612 लिखा हुआ है कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को एक मानक किलोग्राम कहते हैं। एक मानक किलोग्राम किसे कहते हैं? अच्छी डेफिनेशन है आपकी कि कार्बन 12 C612 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को एक मानक किलोग्राम कहते हैं। एक मानक किलोग्राम में क्या होता है? एक मानक किलोग्राम बराबर C612 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। ठीक है, आगे देखिएगा लिखे हुआ है मानक सेकंड। मानक सेकंड क्या होता है कि एक मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 का परमाणु, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 91 92 63 17 70 बार कंपन करता है। बहुत लंबी, इसमें क्या मतलब पूरा फोन नंबर ही लिखा है, ये इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि मानक सेकंड क्या होता है। तो एक मानक सेकंड वह समय अंतराल है, वह समय है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 का परमाणु 91 92 63 17 70 बार कंपन करता है। फोन नंबर की तरह इसको याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो आपने सीखा है अभी कि मानक किलोग्राम क्या होता है, मानक सेकंड क्या होता है। अब मानक मीटर की बारी है। तो मानक मीटर क्या होता है? तो पेरिस के निकट सेब्रस में 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी एक मानक मीटर कहलाती है। बात हो गई यहाँ पर कि मानक मीटर किसे कहते हैं। तो पेरिस के निकट, पेरिस जो है जगह उसके निकट है, एक सेब्रस में है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ है। किसकी रखी हुई छड़ है? प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी। प्लेटिनम इरिडियम की छड़ जो है उस पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी एक मानक मीटर कहलाती है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर लिखा हुआ है। तो एम्पियर क्या होता है कि एक एम्पियर वह स्थिर वैद्युत धारा है क्या है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तारों के बीच प्रति मीटर 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। यह है क्या है? एम्पियर क्या है कि एक एम्पियर वह स्थिर वैद्युत धारा है, एक एम्पियर वह स्थिर वैद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की स्थिर दूरी पर स्थित दो सीधे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तारों के बीच प्रति मीटर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। अब आगे लिखा हुआ है केल्विन। लिखा हुआ है एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.5 भाग होता है। क्या होता है केल्विन? एक केल्विन जो है जल के त्रिक बिंदु के, जल का जो त्रिक बिंदु है उसके ऊष्मागतिक ताप का, ठीक है, 1/25325 भाग होता है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है आपका मोल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मोल। अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने मोल लिखा हुआ है, मोल। तो मोल की डेफिनेशन क्या होती है कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम। ठीक है, बात वही है, सेम टू सेम। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने तात्विक कण हैं, यदि किसी निकाय में उतने ही तात्विक कण हों तो उस निकाय के पदार्थ की मात्रा 1 मोल होती है। समझ गए आप लोग? नहीं समझिए फिर समझिएगा बात कि कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने तात्विक कण हैं, अगर उतने ही तात्विक कण जो हैं किसी दूसरे निकाय में हो तो उस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? 1 मोल हो जाएगी। अब समझ गए होंगे। आगे लिखा हुआ है घनत्व। घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है? इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिएगा आप लोग किसी भी की डेफिनेशन याद करने से पहले फॉर्मूले पर एक बार नजर डालिएगा और फार्मूले से ही डेफिनेशन याद कीजिएगा। अब लिखा हुआ है इसका सूत्र होता है कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इससे सूत्र परिभाषा बनाएगा किसी पदार्थ का घनत्व जो है उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। मतलब सूत्र से बना है, इकाई प्रति मतलब क्या है? बटे में कोई चीज होती है उसे प्रति बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का घनत्व जो है उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, आगे बात करें। देखिएगा अगला लिखा हुआ है ताप। यहाँ पे लिखा हुआ है ताप को मापने के लिए कितने पैमाने? 3, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अब देखिएगा यहाँ पर एक संबंध दिया गया है, आपको याद कर लीजिएगा संबंध को कि डिग्री सेंटीग्रेड तक फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है कि होता है यह बराबर 9/5 C + 32 ये। ठीक है, यह का मान निकालना मतलब फ़ारेनहाइट का निकालना और सेल्सियस या सेंटीग्रेड दिया गया हो तो हम इस सूत्र को लगाते हैं कि F बराबर 9/5 C
और प्लस 32। इसको सूत्र को लगाएंगे और एफ का मान निकाल लेंगे इससे। यह मतलब फ़ारेनहाइट का मान निकाल लेंगे सेल्सियस से। और अगर आपसे कह दे कि आप लोग जो है सेल्सियस का मान निकालेगा, तो C/5 बराबर होता है F माइनस 32/9। इससे आप लोग निकाल सकते हैं सेल्सियस का मान। और अगर आपसे कह रहे कि डिग्री का मान निकालिएगा, केल्विन का डिग्री में सेंटीग्रेड संबंध क्या होता है, तो केल्विन का होता है, केल्विन बराबर होता है 273 प्लस कर दिएगा सेंटीग्रेड में, ठीक है। वो केल्विन में मान आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप तीनों निकाल सकते हैं, तीनों का इंटरचेंजमेंट कर सकते हैं, आपस में अदल बदल कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब देखिए आपके सामने प्रश्न भी एक लिखा हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने सवाल लिखा हुआ है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिएगा। चाहे आप इस सूत्र का उपयोग कीजिएगा और चाहे आप इस सूत्र का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। 9/5 बताया था ऊपर भी सेंटीग्रेड और प्लस का 32 यही तो बताया था। इसका आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 9/5। सी का मान कितना दिया गया है, सी का मान दिया गया है आपको 37 सेल्सियस और प्लस 32। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा कैसे हल करेंगे आप लोग। तो 5 से काटिएगा, देखिए 5 7 35 बचा 2 लगाया 0.0, तो हो जाएगा 20, 5 चक्कू 20, तो हो जाएगा देखिएगा 9.4। हल कर लीजिएगा इसको यहाँ पर आप लोग। अब देखिएगा 9 चौक 36 के 6 हाथ लगा 3, और आगे देखिएगा 9 होते 63 और 3 66, हो जाएगा 66.6 प्लस 32, जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर ये 6 2 8 9 98.6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अगला पार्ट चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।